हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 जो कर रहे हैं बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉज, उसमें मॉड्यूल सी का यूनिट 15 है, चैप्टर 15 करेंगे। तो इसका नाम है रिकवरी ऑफ डेब्ट डिटरमाइंड बाय ट्रिब्यूनल मिसलेस पर, मतलब कैसे वो रिकवरी होगी, उसमें रिकवरी ऑफिसर का क्या रोल होगा, रिकवरी सर्टिफिकेट क्या रोल होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर। अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। ऑल्सो आई रिक्वेस्ट टू प्लीज सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल दैट इज बवाल बैंकिंग क्लासेस। तो क्या क्या मोड्स होते हैं रिकवरी के, वो देख लीजिए। जब रिकवरी सर्टिफिकेट जब इशू हो जाएगा तो रिकवरी ऑफिसर क्या क्या तरीके अपना सकता है रिकवरी के लिए। एक तो अटैचमेंट कर सकता है, या जो मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो भी है डिफेंडेंट यानी बोरोवर की, उसको सेल भी कर सकता है। ठीक है, जो डिफेंडेंट है जो बोरोवर है उसको अरेस्ट का भी उसमें प्रावधान रहता है। ठीक है, अब जो मैनेजमेंट है मूवेबल प्रॉपर्टी का, उसको अपॉइंट कर सकता है कौन, रिकवरी ऑफिसर। जो प्रॉपर्टी है उसका पोजेशन भी लिया जा सकता है। ठीक है, जिसके ऊपर भी सरफेसी वगैरह लगा है। ठीक है, इसके अलावा कोई अन्य अगर मोड जो भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे कि आपको ऐसे रिकवरी करनी है, तो उसको भी यूटिलाइज करेगा कौन, रिकवरी ऑफिसर ऑन द इशू ऑफ RC। वैलिडिटी ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट एंड अमेंडमेंट देयर ऑफ, क्या वैलिडिटी होती है रिकवरी सर्टिफिकेट की, उसमें बदलाव क्या क्या हो सकते हैं। पहली बात तो ये, जो डिपेंडेंट यानी जो बोरोवर है जिस पर धनराशि बकाया है, वो किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकता रिगार्डिंग द अमाउंट स्पेसिफाइड इन द RC। ठीक है, उसके पास ऐसा कोई राइट नहीं है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है ट्रिब्यूनल का, उसको हालांकि ये वो इस बात के लिए ऑथराइज है कि वो सर्टिफिकेट को, जो रिकवरी सर्टिफिकेट है उसको विड्रॉ कर सकता है, या उसमें कोई क्लरिकल एरर, मतलब कोई मैथमेटिकल एरर है, सपोज 2 लाख रुपए था उसमें एक जीरो ज़्यादा लग गया तो 20 लाख हो गया, तो ऐसी कोई भी गलती है जो बहुत रीजनेबल गलती है, तो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है कौन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जब कोई भी एक पार्टी जो है, जो भी पिछला ऑर्डर पास किया गया है ट्रिब्यूनल के रिकवरी पर्पज से, उसमें अगर कुछ भी वो चेंजेस चाहते हैं या कुछ भी चीज़ है, तो उसको रिव्यू के लिए 60 दिन तक का समय होता है। ठीक है, कोई भी एक पार्टी के पास समय रहता है। जो एप्लीकेशन है उसमें एक एफिडेविट देना जरूरी है। ऐसी एप्लीकेशन जब भी रिव्यू के लिए आप दे रहे हो, साथ ही साथ ऑपोजिट पार्टी को इसके नोटिस भी देना है। सपोज बैंक अगर रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दे रहा है तो एफिडेविट देगा, और ऑपोजिट पार्टी यानी बोरोवर को नोटिस भी देगा। इधर ऑपोजिट पार्टी कर रही तो बैंक को नोटिस भी देगी, एफिडेविट भी देगा, और 60 दिन का टाइम है उसके लिए। History of proceedings under certificate and amendment of withdrawal. Notwithstanding that a certificate has been issued to the RC केस है। पहली चीज़ ये है कि जो भी सर्टिफिकेट रिकवरी ऑफिसर को इशू किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी, उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो पार्ट पेमेंट के लिए अलाउ कर सकता है, प्रोवाइडेड कम से कम 25% अमाउंट जो स्पेसिफाई है। मान लो अगर 1 लाख रुपए का बकाया तो कम से कम 25,000 रुपये जमा करने होंगे। हालांकि ये भी कहा गया है कि जो बैलेंस अमाउंट है वो भी रीजनेबल टाइम में जमा करना है, लेकिन उसके लिए जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए रेडी होना ज़रूरी है, उसको एक्सेप्ट हो वो रीजनेबल टाइम। जब जो डिफेंडेंट है, मतलब जो बोरोवर है, वो रिकवरी सर्टिफिकेट का अमाउंट देने के लिए तैयार हो जाता है, तो जो डिफेंडेंट है वो उसी के साथ में उसकी अपील का टाइम भी खत्म हो जाता है। सपोज अगर वो रेडी हो गया कि भाई इतने टाइम में इतना पैसा देंगे, तो आप अपील उसके बाद नहीं, ये नहीं कि इधर आप अग्री करके पेमेंट करने के लिए 2 महीने में करेंगे और फिर आपने जाके अपील डाल दी, ऐसा नहीं हो सकता। वेर द डिफेंडेंट कमिट्स एनी डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ फंड, द स्टे ऑफ रिकवरी शैल स्टैंड विड्रॉन। मान लीजिए अगर डिफेंडेंट जो बोरोवर है वो पेमेंट जो शेड्यूल उसने बनाया उसमें डिफॉल्ट करता है, तो जो रिकवरी पे स्टे किया गया था उसको विड्रॉ कर लेगा, और रिकवरी ऑफिसर जैसे प्रीवियसली रिकवरी के लिए प्रयास कर रहा था उसी तरह से वो शुरू कर देगा। एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। देखिए, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में यदि टाइम टू टाइम इनकम टैक्स एक्ट में कोई भी चेंजेस होते हैं, मॉडिफिकेशन होते हैं, तो वो इस पर भी अप्लाई होंगे, इस एक्ट पर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। जो भी इसमें एरियर्स वगैरह होते हैं वो क्योंकि भाई अगर डिपेंडेंट सपोज हाउस लोन है, ठीक है, डिपेंडेंट पे कर रहा है, या एजुकेशन लोन डिपेंडेंट पे कर रहा है बाद में उसको एज आफ्टर रिकवरी, तो जो उसको एरियर के जो भी बेनिफिट्स या जो कर्ब्स हैं इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा वो उस पर अप्लाई होंगे, बैक डेट में भी अप्लाई होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने अगर लेट पेमेंट किया तो बैक इनकम टैक्स से बच जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफिसर। जो रिकवरी ऑफिसर है उसको सेक्शन 25 से लेकर 28 के बीच में कुछ पावर्स दिए गए हैं रिकवरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जिसमें रिकवरी करता है। सेक्शन 26 में डिफेंडेंट जो है वो कोई भी डिस्प्यूट नहीं क्रिएट कर सकता, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता रिगार्डिंग द कर्टनेस, जो हमने लास्ट स्लाइड्स में देखा भी। ठीक है, रिकवरी ऑफिसर जब इस प्रॉपर्टी जो इमूवेबल या मूवेबल जो भी प्रॉपर्टी उसको अटैच करता है या सेल करता है, तो जो थर्ड पार्टी होगी उसमें जो भी थर्ड पार्टी, मतलब जिसने जो वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, नेगेटिवली कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 30 क्या करता है, ये जो भी पर्सन रिकवरी ऑफिसर के एक्शन से अग्रीव्ड है, ठीक है, तो वो उसके लिए अपील कर सकता है। ट्रिब्यूनल को इसमें अपील को सुनना और जो इंक्वायरी करनी है वो अपने हिसाब से कर सकता है, ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा। ठीक है, तो अपील करने का राइट किस में दिया गया, सेक्शन 30 में।
देयर आफ्टर द ऑर्डर ऑफ रिकवरी मे बी इधर कन्फर्म एंड मॉडिफाई। अगर मान लीजिए अपील में कुछ नेगेटिव ऑर्डर होता है तो उसके बाद रिकवरी ऑफिसर अपना ऑर्डर कन्फर्म कर सकता है, मॉडिफाई करता है या सेट असाइड भी कर सकता है, ठीक है। वे एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग, ये क्लियर हो गया ना। इसका मतलब बेसिकली ये है कि मान लीजिए उसने रिकवरी ऑफिसर ने उठा के प्रॉपर्टी बेच दी, लेकिन जो डिफेंडेंट वो कह रहा है कि भाई आपने मेरी 2 प्रॉपर्टी बेच दी लेकिन एक्ट पर ऑर्डर आपको एक ही बेचना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल। तो वो रिकवरी ऑफिसर ट्रिब्यूनल जो डिफेंडेंट है वो ट्रिब्यूनल पास जाएगा, और ट्रिब्यूनल अगर कहता है कि नहीं बात तो सही है डिफेंडेंट की, दोनों एक ही बेचनी चाहिए थी, तो जो सेकंड है उसको उस जो पिछला ऑर्डर रिकवरी ऑफिसर ने किया उसको सेट असाइड कर दिया जाएगा, मतलब उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, ये कहा गया है। वे एनी सूट और अदर प्रोसीडिंग स्टैंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट टू ट्रिब्यूनल, यदि कोई सूट या कोई केस है जो कि कोर्ट से ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर हो तो क्या होता है, द कोर्ट शैल एज सुन एज मे बी आफ्टर सच ट्रांसफर फॉरवर्ड द रिकॉर्ड ऑफ सच सूट और टू ट्रिब्यूनल। जो जिस कोर्ट से भी ट्रांसफर हो रही है केस, वो जल्दी से जल्दी उस डॉक्यूमेंट्स को ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा देगा। ट्रिब्यूनल जो है उन सारे केसेस को देखने के बाद सेक्शन 19 के हिसाब जिस स्टेज पर कोर्ट में केस था उसके आगे बढ़ेगा, ठीक है। सपोज अगर एविडेंस स्टेज पर है तो एविडेंस से आगे बात करेगा, अगर मान लीजिए उस पर है डिबेट पर है तो उस स्टेज के आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो जीरो से नहीं शुरू करेगा, जिस स्टेज तक कोर्ट कंफर्म कर चुका उसके आगे स्टेज पे पड़ेगा। पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू इशू सर्टिफिकेट्स ऑफ रिकवरी इन केस ऑफ डिक्री और ऑर्डर, यदि कोई किसी भी केस में डिक्री या ऑर्डर हो चुका है तो ट्रिब्यूनल पास क्या पावर है, यदि किसी कोर्ट के द्वारा मतलब डीआरटी जब एक्ट लागू हुआ या जब ट्रिब्यूनल बना जो उस पर्टिकुलर एरिया में, उससे पहले ही अगर कहीं और ऑर्डर हो चुका है, ठीक है, और एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब अभी ऑर्डर हो गया या डिक्री हो गई लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ वो ऑर्डर, तो जो डिक्री जिसको भी प्राप्त हुई है वो ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी सर्टिफिकेट, ठीक है। लेकिन कोई भी किसी प्रकार का कोई फ्रेश हियरिंग या ट्रायल नहीं होगा इन केसेस में, ठीक है, और ट्रिब्यूनल को डायरेक्टली रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा। क्यों? जो डिक्री हुई है सिविल कोर्ट में उसके बेसिस को लेकर के, ठीक है। चेयरपर्सन प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्टाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, उसके लिए सेक्शन 32 दिया गया है। तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं ट्रिब्यूनल के, और जो रिकवरी ऑफिसर्स हैं, ये सभी पब्लिक सर्वेंट माने जाते हैं अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पीनल कोड। इसलिए इनको प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन दिया जाता है जो कि सेक्शन 33 में कहा गया है। मतलब ये है कि जब भी मान लीजिए इनमें ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर, अपीलेट ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन या रिकवरी ऑफिसर, ये लोग कोई भी काम अपनी ड्यूटीज फुलफिल करने के लिए करते हैं तो इनके अगेंस्ट कोई केस नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनको ये प्रोटेक्शन इन गुड फेथ दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये नहीं कि इन्होंने कोई एक्शन लिया और जाके इंडिविजुअली इनके ऊपर फिर आपने रिटर्न केस कर दिया कि भाई हमारे घर आए थे, हमारा डिफेमेशन का केस करो इनके ऊपर, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रोटेक्शन इसलिए दिया गया जिससे कि जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो विदाउट एनी फेयर अपना काम कर सकें। ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ द एक्ट, सेक्शन 34 में कहा गया है कि इस जो एक्ट है इसमें जो भी चीज़ें कही गई हैं वो सबकी सब किसी भी चीज़ से इनकन्सिस्टेंट नहीं होंगी, ठीक है। जो भी डीआरटी प्रोसीडिंग्स हैं वो किसी भी कंपनी या कोर्ट ऑर्डर से ट्रांसफ़र या स्टे नहीं की जाएंगी, ठीक है। डीआरटी एक्ट जो है वो कंपनीज एक्ट को ओवरराइड करता है, ये बताया गया। With this we have come to an end. I hope you like the chapter. In case of any doubt, please feel free to ask in the comment section. Thank you so much for your valuable time.